नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चे के गोद लेने से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गोद लेने की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर महिला मां बनना चाहती है, हर पुरुष पिता बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश मातृत्व या पिता बनने का सुख नहीं मिल पाता। तो निराश ना हो, आप बच्चे को गोद लेकर भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कानून में इस प्रावधान ऐसा दिया गया है और आज हम आपको बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी नियम और कानून बताएंगे। बच्चे को गोद लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये सबसे प्रभावी और स्थायी है। इसमें यह भी देखा जाता है कि भविष्य में कोई गोद लिए गए बच्चे पर दावा न कर सके। इसके साथ ही गोद लेने वाले दंपति को शारीरिक रूप और मानसिक रूप तक अगर बात करें तो भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। गोद लेने पर विस्तार में जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता दिव्या राय जी। अगर आपको बच्चा गोद लेने से जुड़ा कोई सवाल जानना है तो आप हमें कॉल करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चा गोद लेने से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है इससे जुड़ा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इस बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त और आपको तमाम कानून से जुड़ी राय देंगी कि आप किस प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देना चाह रहे हैं। अब अगले आधे घंटे तक हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया होती है। अगर आप बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं तो किन किन चीजों को आपको फॉलो करना है और किस तरीके से कानून आपकी मदद करेगा इस मामले में। तो क्या आप अपने रिश्तेदार का बच्चा भी गोद ले सकते हैं या फिर ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिन्हें आप गोद ले सकते हैं, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं और जान सकते हैं अगर बच्चा गोद लेने से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको भी बच्चा गोद लेना चाहिए किसी कारणवश, तो आपके हर सवाल का जवाब हमारी अधिवक्ता देंगी। अब से थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और आपको बताएंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो। और हमारी अधिवक्ता दिव्या राय इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चा गोद लेने के लिए कैसी प्रक्रिया होती है? देखिए, हमारे यहाँ बच्चा गोद लेने के लिए जो हमारा मेन जो कानून है जिसके तहत कि बच्चा गोद लेने की सारी प्रक्रिया, सारी जो प्रोविजंस हैं, जो मोडालिटीज हैं, वो जिस कानून के तहत आता है वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस कानून के तहत जो एक हिंदू है, जिसमें हिंदू देखिए जो डेफिनेशन है हिंदू है, उसके अंदर में हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये सभी आते हैं। और ये जब ये इसमें क्या इसमें जो बेसिकली जो इसमें जो प्रोविजंस हैं, इसमें ये है कि कौन बच्चा गोद ले सकता है, क्या उम्र होनी चाहिए बच्चा गोद लेने वाले अडॉप्टिव पेरेंट्स को, किस बच्चे को गोद ले सकते हैं आप, जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं उनके भी एक उम्र की कोई एक क्राइटेरिया है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज पेरेंट्स की, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, ये सब जो है, ये सब कुछ जो है इस एक्ट के तहत में दिया हुआ है, जिसमें कि सारे प्रोविजंस डिटेल में है। इसके अलावा जो नॉन हिंदू हैं, चूंकि इनको नॉन हिंदू मानते हैं, जैसे पारसी, मुस्लिम्स, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, उनके लिए जो हम एक दूसरा जो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में उनके लिए भी कुछ कानून दिए हुए हैं, को कानून
के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर में वो अगर वो उनको मुस्लिम या गैर हिंदू कोई जब वो बच्चा गोद लेते हैं तो उन पे क्या प्रोविजंस किस तरह से लागू होगा, वो उसके अंदर में कुछ चाइल्ड बेसिकली वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जहाँ पे एक चाइल्ड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस ज्यादा हैं। प्लस गार्डियनशिप एक्ट है जिसमें कि तो इनमें ये डिफरेंस हो जाता है कि हिंदू अडॉप्शन उसमें एक बेसिकली एक गार्डियनशिप राइट्स होता है नॉन हिंदूज के लिए, पर ये बेसिकली ये सारे एक्ट हैं जिसके तहत में कि अडॉप्शन की सारे प्रक्रिया, प्रोसेस, उसका इफेक्ट, ये सब डिटेल में दिए गए हैं। जी जी। तो एक बच्चे को कब और किन हालातों में गोद लिया जा सकता है दिव्या जी? देखिए, बच्चे को आप कोई बच्चा अबैंडन्ड है उसको आप गोद ले सकते हैं, कोई आप अपने रिलेशन के अंदर में बच्चा गोद ले सकते हैं, किसी बहुत बार होता है कि एक पेरेंट अगर कभी स्टेप आपके जो स्टेप सन या उनको भी आप गोद ले सकते हैं फॉर्मली। तो बेसिकली यही तीन, मेरे हिसाब से तो ये तीन सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पे या फिर किन हालात जहाँ से शुरू होती है, जहाँ बहुत बार जब आप खुद आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं किसी भी कारण से, मेडिकल रीजन से या कुछ, या बहुत लोग बाय चॉइस किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो ऐसे में नॉर्मली बच्चे को अडॉप्ट करने की एक प्रक्रिया होती है जिसको आप फॉलो करके बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जी। तो माता पिता द्वारा पूरी जानकारी जो दी जाती है वो उसमें सामान्य शर्तें क्या कुछ होती हैं जब आप बच्चा गोद लेने वाले हों? तो देखिए, समान शर्त जो ऐसा है कि जो माता या पिता अगर एक हिंदू मेल है वो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए एक्ट के हिसाब से मेल की, और एक फीमेल की भी एज 21 इयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज। जब एक पेरेंट जब एक कपल, एक मैरिड कपल जब बच्चा गोद लेते हैं तो उसमें मैं एक और बात बता दूं कि एक्ट के अलावा जो हमारे यहाँ जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अडॉप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करती है और इनके अपने रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनके तहत पूरे डिटेल में एक एक चीज, एक एक बात, सारी बात को कवर किया है, वो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि अडॉप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इनके गाइडलाइंस में भी सारा एज बार, एज रिस्ट्रिक्शंस, एक कॉम्पोजिट एज कितना होना चाहिए, अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो आप बच्चा बात करें तो हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के कॉम्पोजिट एज कितना होना चाहिए। जैसे अगर आप 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो कॉम्पोजिट एज होना चाहिए 90 ईयर्स। वाइफ 40 साल की है और हस्बैंड 50 साल का है तो 90 ईयर्स हो जाते हैं, दोनों 45 के हैं, या कोई 42 है, कोई 48 है। जो कॉम्पोजिट एज जो होना चाहिए वो 90 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। और अगर एक सिंगल अडॉप्टेड पेरेंट है तो उसमें 40 ईयर्स का बार दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप 4 से 8 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉम्पोजिट एज 100 साल होना चाहिए। जी। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 45, 50, 55 ईयर्स। इसी तरह अगर आप सिंगल वुमेन है तो आपको आप बच्चा रखते हैं, लेकिन अगर आप वाइफ हैं, इफ यू आर मैरिड टू समबडी, तो एज अ वुमेन आप बच्चा अडॉप्ट आप अपने पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंसेंट दे सकते हैं जी जी अपने हस्बैंड को, whereas man can adopt a child with the consent of his wife। तो वहाँ पे एक तरह से वो वाइफ का रोल तो होता है कि कंसेंट देने में, तो रोल वहाँ भी है वाइफ का कि विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ ही कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। जी जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में दिव्या जी कितना समय लग जाता है जब आप एक बच्चा गोद लेते हैं, तो जो कानूनी प्रक्रिया पूरी फॉलो की जाती है कितना वक्त लगता है इसमें? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। प्रक्रिया तो ऐसा है कि ये सब बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है, बहुत है लोग हैं जो बस एक जाते हैं कि हमें बच्चा एक चाहिए उनको, लेकिन जब आपके स्पेसिफिक डिमांड्स होते हैं, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को कुछ एज ग्रुप का डिमांड होता है कि हमें इसी एज ग्रुप का बच्चा चाहिए, तो ये जो अडॉप्शन एजेंसीज होते हैं, आप नॉर्मली आप अडॉप्शन एजेंसीज में जब जाते हैं, और मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी अगर अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप एक अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू जाएं। जैसे बहुत ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अबैंडन्ड चिल्ड्रन मिल जाते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि
बच्चा पैदा हुआ और इलेजिटिमेट चाइल्ड है या कुछ है, तो वो उसको लोग अबैंडन कर देते हैं कहीं भी। लेकिन ऐसे केसेस में भी ये जरूरी है कि आप जब किसी अबैंडन चाइल्ड से मिलते, आपको मिलता है या कुछ, ये जरूरी है कि आप इमीडिएटली जो चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर है या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है आपके, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसको आप तुरंत में आप उनको इन्फॉर्मेशन दें और वो आप एडॉप्शन एजेंसी के थ्रू ही जाकर आप बच्चा लें, एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करके ही बच्चा लें। तो ऐसे में होता है कि आप बहुत बार जब आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिमांड होती है आपकी कि बच्चा मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए या इस एज ग्रुप में चाहिए, तो ये सब डिपेंड करता है कि उस समय क्या कौन सा बच्चा वहाँ पे है अडॉप्शन एजेंसी में, इस पे भी डिपेंड करता है। और थोड़ा लीगल प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कुछ होम सर्वे होती हैं, वो होम सर्वे आके करते हैं वो, क्योंकि ये जो अडॉप्शन एजेंसीज हैं उन पे ये जरूरी होता है कि वो इंश्योर करें कि जो ये बच्चा के वेलफेयर में हो अडॉप्शन, ऐसा ना कि आप बच्चा, क्योंकि एक बच्चा आप अडॉप्ट कर लें और आप उसकी देखभाल न कर पाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये बच्चे के वेलफेयर में अडॉप्शन होना चाहिए जाहिर तौर पर। वहीं दिव्या जी, हम देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदार के बच्चे को भी गोद लेना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए क्या कुछ प्रावधान बताया गया है? उसमें ऐसा है कि जब आप अपने रिश्तेदार के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कारा की गाइडलाइंस है उसमें एक शेड्यूल 32 के अंदर में एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट में आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, एडिशनल सेशन कोर्ट या फैमिली कोर्ट, वहाँ एक कॉम्पिटेंट जो जुरिस्डिक्शन का जो कोर्ट होता है, वहाँ पे जाके आप एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जो बच्चा दे रहे हैं, जो बच्चा के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, दोनों मिलके एक वो फॉर्मेट होता है। उस एप्लीकेशन में कुछ कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स भरना होता है, जैसे उसमें अपने आप को फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आप बच्चा क्यों गोद दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन, ये सब आपको कुछ चीजें भरकर वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन के हिसाब से वो कोर्ट में जमा होता है और कोर्ट अपने आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है बच्चा लेने के लिए और उसमें आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जी, आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं अगर आप एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। तो और हमारी अधिवक्ता दिव्या जी भी बनी हुई है हमारे साथ लगातार। दिव्या जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना में भी कुछ बच्चे अनाथ हो गए थे और ऐसे किसी बच्चे को गोद लेने के लिए किस तरह की प्रक्रिया है, क्या इसमें कुछ बदलाव किया गया है? कोरोना में भी मेरे ख्याल से प्रक्रिया तो वही है। जो आप अगर आप किसी बच्चे को के बारे में आप जानते हैं जो जिनके माता पिता दोनों जी कोरोना में चले गए या जो अबैंडन है जो बच्चे, तो ऐसे में तो यही है कि जो कोरोना के टाइम में सरकार ने बहुत सारी चाइल्ड हेल्पलाइंस बनाई हैं और एक जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 मेरे ख्याल से, आप वहाँ पे भी फोन कर सकते हैं और वहाँ के जो लोकल आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहाँ आप उसको वहाँ जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप उस बच्चे, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे को गोद लेने के पहले ये जरूरी होता है कि वो सारी तरह से आप वहाँ इंश्योर कर लें कि वो बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। उस बच्चे के अगर कोई रिलेटिव का क्लेम नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है CWC, उनके आप कांटेक्ट में आइए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से आप जुड़िए और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर है वो वैसे ही होगा और उसमें आप वैसे ही करके आप एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। जी जी, तो जब एक बच्चे को गोद लिया जाता है तो उस बच्चे के खास तौर से क्या कुछ कानूनी हक होते हैं? तो बच्चे के सारे कानूनी हक वही होते हैं जो एक नेचुरल बॉर्न, बायोलॉजिकली बॉर्न जो बच्चे के होते हैं आपके, वो चाहे वो सक्सेशन में राइट हो, जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हमारे कोपार्टनर, जैसे एक कोपार्टनर की का प्रोविजन है, तो वो कोपार्टनरी राइट्स उसके वैसे ही होते हैं जैसे कि एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं। जी, एक जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है, जो हमारे शादी ब्याह के मामले में भी एक नेचुरल बॉर्न जो सिबलिंग होते हैं, जो एक होता है कि इस आप अपने जहाँ तक कि वहाँ अगर वो एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड जिससे शादी नहीं हो सकती थी, वो वहाँ नहीं हो सकती है शादी एक अडॉप्टिव बच्चे की भी। तो सारे राइट्स वैसे ही होते हैं। और एक बात और है कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है वो अडॉप्शन इररिवोकेबल होता है। ये नहीं कि आज आपने अडॉप्ट किया और कल आप चाहें कि हम इस अडॉप्शन को रद्द कर दें, ये ऐसा भी नहीं होता है। तो वो राइट्स परमानेंट होते हैं बच्चे के, और बच्चे के राइट्स भी परमानेंट होते हैं, उनकी ड्यूटीज भी परमानेंट होती है, जो भी है। हाँ जी, तो भारत में बच्चा गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, कितना खर्चा आता है इसमें?
देखिए, कारा जो है, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उसने एक सीलिंग बनाया हुआ है खर्चा का, जो करीब करीब 46,000 का खर्चा आता है उसमें। लेकिन ऐसा है कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, अगर आप बात करेंगे लोगों से तो बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमने वहाँ इतना पैसा दिया, वहाँ इतना पैसा दिया। बहुत बार होता है कि वो जो एक क्यू होती है, अब वो इलीगल लीगल जो भी है वो उस तरीके से वो जंप करने के लिए वहाँ कुछ पैसा इधर कुछ उधर। लेकिन ये लोगों को जानकारी, जब आप बच्चा कोड लेने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि एक सीलिंग है। ये जो विदेश के लोग करते हैं उनके लिए शायद कुछ ज्यादा है और उसमें कुछ और है, लेकिन जो कंट्री के अंदर जो अडॉप्शन होती है डोमेस्टिक लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, वहाँ पे ये सीलिंग है 46,000 रुपीज की। जी जी, तो देश में, हमारे देश में और विदेश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में क्या कुछ अंतर है, या फिर अगर हम जैसे यहाँ का कोई है शख्स, वो बाहर से किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तब क्या प्रक्रिया होती है उसकी? वो जहाँ आप रहते हैं, चाहे आप यहाँ हैं और या बाहर है कोई, वो यहाँ के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो वहाँ की जो अडॉप्शन एजेंसीज होती है, वहाँ की जो अडॉप्शन, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वहाँ से। और इसमें बहुत बार जो होता है, जो आपकी एम्बेसी होती है उनका भी रोल होता है। वो आके आपके होम आके सर्वे पे आते हैं, होम सर्वे पे देखते हैं आके कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, किस हालात में बच्चे को ला रहे हैं। और इसमें एक बता दूं आपको कि एक बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज भी हैं, जिसमें एक है हेग अडॉप्शन कन्वेंशन, जिसके कुछ गाइडलाइंस हैं और उसके सिग्नेटरी, जैसे इंडिया भी, उसकी हमारा भारत देश भी सिग्नेटरी है हेल्प अडॉप्शन, हेग अडॉप्शन कन्वेंशन का। तो उसके जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए ये इंटरनेशनल अडॉप्शन जो है तो वो उनके तहत ही होता है। जी, तो जब हम अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो क्या किसी एक खास बच्चे का चुनाव कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं। बहुत लोग जैसे चाहते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, या एज का होता है कि तो उसमें चुनाव कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन है कि उसमें फिर वो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है या जो लग सकता है, पर चुनाव कर सकते हैं। जी जी, तो क्या सिर्फ शादीशुदा कपल्स ही बच्चे गोद ले सकते हैं? अगर आपने शादी नहीं की हुई है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो इसका कोई अलग प्रावधान है? उसमें एज लिमिट है, मैंने जैसे बताया कि मिनिमम एज लिमिट है 21 साल का। और है कि जब एक जो बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं, जैसे कोई लेडी है वो अडॉप्ट कर रही है किसी लड़के को, तो 21 साल का एज डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, उससे कम पे नहीं आप अडॉप्ट कर सकते। जी जी, क्या कुछ दस्तावेज इसके लिए चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट्स तो जैसे अब अगर एक अबैंडन चाइल्ड है तो उसके लिए तो आप अपने आपका जो फाइनेंशियल, आपकी शादी का सर्टिफिकेट और इसमें ऐसा होता है कि अगर एक शादीशुदा कपल ले रहा है बच्चा, तो उसको 2 साल का वो स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप देखते हैं कि कम से कम 2 साल का आपस में एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आपके जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, आपके फाइनेंशियल जो भी हैं पेपर्स वो हुए, आपके जो सक्सेशन, लाइन ऑफ सक्सेशन, क्योंकि अडॉप्शन जो है तो आपके आपके फैमिली के लाइन ऑफ सक्सेशन को अफेक्ट करता है। तो जो उसके जो आपके लाइन ऑफ सक्सेशन के पेपर्स होते हैं वो देने पड़ते हैं आपको। तो वो अब आपको वो एजेंसी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देती है, वो सारे आपको देने पड़ते हैं। जी जी, तो अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और एक अच्छी एजेंसी आप ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी दत्तक एजेंसी के बारे में कैसे जाना जा सकता है कि भरोसेमंद एजेंसी कौन सी है? मेरे ख्याल से ये कारा जो है, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उनके आप वेबसाइट पे जाएंगी तो आपको लिस्ट ऑफ एजेंसीज मिल जाएगी, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है। तो वो उनके पास वो जो रिकॉग्नाइज एजेंसीज है, क्योंकि इसमें एक चीज आपको और बहुत ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे फ्रॉड भी इसमें बहुत होते हैं। तो ये दोनों साइड से फ्रॉड होते हैं, क्योंकि बहुत लोग एजेंसी इस तरह से कभी बच्चे लेने के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक खास करके लड़कियों को लेकर ये ट्रैफिकिंग, ये सब की भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप किसी कारा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, और उनके थ्रू ही मुझे लगता है कि आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जी, तो ये जो सारी एजेंसीज हैं, इसमें कारा का शामिल होना जरूरी बताया गया है?
कारा का शामिल होना नहीं, कारा एक रेगुलेटरी बॉडी है जी, वो जी। जो रेगुलेशंस बनाती है, जो इनको देखती है कि ये एडॉप्शन जो है तो जी, जी। ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उनके, और ये लोकल एजेंसीज हैं जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जी, पे भी जी, जी। एजेंसीज हैं, बहुत सारे मेरे ख्याल से नॉन गवर्नमेंट भी एजेंसीज हैं जो कारा से रिकॉग्नाइज हैं। जी, जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को बच्चा गोद लेने से जुड़ी हुई, और जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को भी इसका जरूर फायदा पहुंचेगा अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।